हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं द राजस्थान टेनेंसी एक्ट। और अगर आप जेडीए जेलो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 123 से, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन 123, टेनेंट्स प्ली, यानी जब सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है इन्हांसमेंट ऑफ रेंट के लिए लैंडलॉर्ड की तरफ से, तब टेनेंट अपना क्या पक्ष रख सकता है, अपना क्या फेवर रख सकता है। तो फर्स्ट टेनेंट ये कह सकता है कि सुधार का प्रमाण, कि उसने जो भी उस लैंड के ऊपर इम्प्रूवमेंट किए वो उसने अपनी खुद की मेहनत से किए, अपने खुद के पैसों से किए, तो वो रेंट नहीं बढ़ाया जाए। दूसरा, सुधार पिछले वर्षों के भीतर किया गया था, यानी रेंट बढ़ाने से पहले पहले किया गया था, तो उसे सुधार का पूरा हक था। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट का रुख ये होगा कि अगर वो इम्प्रूवमेंट उस लैंड पर नहीं किए जाते तब रेंट में कितनी वृद्धि होती उतनी वृद्धि वो करेगा। लगान केवल उतना ही बढ़ेगा जो प्राकृतिक कारणों से होता और सुधार के बिना होता। तो ये सेक्शन टेनेंट के फेवर की बात करता है, उसे अपना पक्ष रखने की। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में 124। सेक्शन 123, सेक्शन 124, ग्राउंड्स फॉर रेंट अबेटमेंट, यानी लगान को कम करने के आधार। हमने सेक्शन 121 में पढ़ा था लगान को बढ़ाने के आधार कैसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, वो एरिया पढ़ा था। अब है सेक्शन 124, बिल्कुल उससे अपोजिट। तो कब कम किया जा सकता है, स्वीकृत दरों से अधिक लगान, रेंट सब्सटेंशियली ग्रेटर देन सेक्शन रेट्स, यानी गवर्नमेंट ने जो रेंट डिसाइड कर रखा है किसी पर्टिकुलर एरिया का, टेनेंट उस रेट से ज़्यादा पे कर रहा है। यानी गवर्नमेंट ने मान लीजिए 100 रुपये डिसाइड कर रखे हैं सेक्शन रेंट, लेकिन जो टेनेंट है वो 150 तक पे कर रहा है, तब वो इस रेंट को कम करवाने के लिए कोर्ट में जा सकता है और कम हो सकता है। दूसरा, उत्पादकता में कमी, डिक्रीज इन प्रोडक्टिव पावर, वो भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, किसी भी भले ही नेचुरल डिजास्टर हो या किसी भी कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, तब रेंट को कम किया जा सकता है। या फिर डिक्रीज इन एरिया, वो क्षेत्रफल कम होता जा रही है, एरिया रेड्यूस्ड बाय डाइल्यूशन, यानी भूमि में धीरे धीरे कटाव होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही थी एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन धीरे धीरे कटाव करते करते डाइल्यूशन करते करते नदी का एरिया बढ़ गया, तो अब वो जो ज़मीन है उस वो तो कम हो ही गई, तो उसकी वजह से कम किया जा सकता है। या फिर एनक्रोचमेंट, यानी लोगों द्वारा वो धीरे धीरे दबा ली गई है एक्स्ट्रा, या किसी भी वजह से वो कम होती गई है, लोगों की वजह से, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। या फिर पट्टे, समझौते, या कोर्ट का कोई ऑर्डर है वो, या ये रीज़न हो सकता है कि इस एक्ट में जो रेट दे रखी है उससे ज़्यादा पे कर रहा है टेनेंट, तब भी वो कम करने के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। सेक्शन 125, इन्हांसमेंट और अबेटमेंट व्हेन टू टेक इफेक्ट। तो हमने सेक्शन 121 में पढ़ा था इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, और 124 में पढ़ा था अबेटमेंट ऑफ रेंट, यानी कब कब कम किया जा सकता है और कब बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 25 उसको इफेक्ट में आने की बात करता है कि ऐसा रेंट की वृद्धि या कमी प्रभाव में कब होगी। तो एनी ऑर्डर फॉर इन्हांसमेंट और अबेटमेंट ऑफ रेंट शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर। तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर से स्टार्ट होगा, और हर एग्रीकल्चर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से। लेकिन अगर कोर्ट डीम्स फिट तो वो कोई भी अर्लियर या लेटर डेट को भी डिसाइड कर सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो रीज़न रिकॉर्ड रिटर्न में रिकॉर्ड करने होंगे। ये सेक्शन 125। सेक्शन 126, रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ रेंट इन एग्रीकल्चर क्लाइमेटीज़, यानी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है किसी भी वजह से, अगर फसल खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में रेमिशन और सस्पेंशन भी किया जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है। तो रिलीफ इन केस ऑफ फेमाइन, स्कैरसिटी यानी भुखमरी, और एनी अदर एग्रीकल्चर क्लाइमेटी कोजिंग क्रॉप फेलियर, यानी फसल के खराब होने के
होने के कारण कुछ भी ऐसी प्राकृतिक विपदा आई है या कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये एक पावर है कि वो एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है ऐसी राहत देने के लिए। और ऐसा ऑफिसर कलेक्टर से पावर से रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। और जो रेंट है वो पूरी तरीके से भी सस्पेंड और रेमिट किया जा सकता है, और इसके अलावा पार्शियली भी किया जा सकता है। और ऐसा रिलीफ जो है फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकता है। सेक्शन 127, पीरियड ऑफ सस्पेंशन टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन की गणना की जाएगी तो जो टाइम पीरियड सस्पेंड कर दिया गया है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी 126 में जो टाइम एक्सक्लूड किया था, रेमिट किया था, उतना उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 127 अप्लाई इफ रेंट हैज़ बिन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 126। The time frame for a landholder to sue for rent recovery is not barred by time during suspension। इस जितना टाइम सस्पेंड किया उसमें वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता रेंट के लिए। The entire period of rent suspension must be excluded from the computation of the limitation period. This protects the legal right of the landholder to recover rent later। सेक्शन 128, नॉन रिकवरी ऑफ रेंट रेमिटेड और सस्पेंडेड। लैंड होल्डर पर लिमिटेशन लगाता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया गया है या जो रेंट रेमिट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसे रेमिटेड और सस्पेंडेड रेंट की रिकवरी वो नहीं कर सकता। लैंड होल्डर कैन नॉट कलेक्ट रेमिट रेंट। कलेक्शन ऑफ सस्पेंडेड रेंट इज बार्ड ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। नो सूट और एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ सच। यानी जितना टाइम एक्सक्लूड किया है वो एक्सक्लूड ही रहेगा। अगर फिर भी अगर लैंडलॉर्ड उसकी वसूली करता है तो वो इलीगल होगा। ये इसीलिए होता है ताकि टेनेंट के को फाइनेंशियली सिक्योर किया जा सके। चैप्टर 9 की लास्ट सेक्शन है सेक्शन 129, रिवीजन ऑफ रेंट इन एमरजेंसीज। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल पावर देती है कि अगर किसी फसल में अचानक या भारी वृद्धि हो जाती है तो सरकार को विशेष शक्तियाँ हैं उस रेंट को इंक्रीज़ करने की और डिक्रीज़ करने की। इसके लिए वो एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है जो कलेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा एग्रीकल्चर ईयर से स्टार्ट होगा। यानी इस एक्ट में ऐसा अगर कुछ भी नया स्टार्ट होना है तो वो एग्रीकल्चर ईयर से ही स्टार्ट होगा, यानी 1 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। तो सेक्शन कहते हैं स्पेशल पावर ग्रांटेड टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग सडन एंड सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप्स। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिसर, एक रेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा, और उसके पास में वो सारी पावर होगी रेंट को इंक्रीज़ करने की और डिक्रीज़ करने की। ऑर्डर यूजुअली टेक इफेक्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर, यानी 1 जुलाई से अप्लाई होगा। और ऐसे ऑर्डर की अपील भी की जा सकती है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में। तो ये सेक्शन रिवीजन और रिव्यू को लेकर है, तो ये 129 इम्पॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 है पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट, यानी कैसे पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट का मोड क्या होगा, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। तो ये सेक्शन है 130 से लेके 160 तक जो हम डील करने वाले हैं। अब है सेक्शन 130, हाइपोथिकेशन ऑफ प्रोड्यूस टुवर्ड पेमेंट ऑफ रेंट, यानी किराए के भुगतान के लिए उपज का दृष्टिबंधक। हाइपोथिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। तो ये लैंड होल्डर को प्रोटेक्ट करती है उसके रेंट लेने के राइट को। ये सेक्शन बेसिकली एक प्रिंसिपल स्टेब्लिश करती है कि अगर किसी भी खेत में सबसे पहले जो उपज होती है उस पर हक किसका है, तो उस फसल पर सबसे पहला हक है लैंडलॉर्ड का किस लिए, रेंट के लिए। उसको सबसे पहले उस ज़मीन का रेंट देना होगा टेनेंट को जिस पर वो खेती कर रहा है। तो फर्स्ट चार्ज किस पर होता है, लैंड सिक्योरिटी के रेंट फॉर लैंड होल्डर पर होता है। फर्स्ट चार्ज ऑन प्रोड्यूस लो डीम्स प्रोड्यूस हाइपोथिकेटेड फॉर द पेबल रेंट, यानी कानून ये मानता है कि उपज दे किराए के लिए गिरवी है, सबसे पहले उसको किराया चुकाना है, उसके बाद ही कोई अन्य व्यक्ति दावा कर सकता है या टेनेंट खुद भी अगर कोई और क्लेम करना चाहे तब कर सकता है। रेंट प्रायोरिटी, नो अदर क्लेम ऑन प्रोड्यूस एनफोर्स्ड बाय द सेल एग्जीक्यूशन अंटिल रेंट सेटिस्फाइड।
जब तक रेंट सेटिस्फाई यानी रेंट नहीं चुका दिया जाता है, जब तक उस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता और ना ही कुछ और सेल किया जा सकता है, ना ही उसको एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो सिविल और रेवेन्यू कोर्ट है वो भी ऐसी प्रॉपर्टी को यानी ऐसी होल्डिंग को और उस होल्डिंग में होने वाली जो भी उपज है उसको ना तो वो सीज कर सकती है और ना ही वो अटैच कर सकती है, ना तो बिक्री कर सकती है, ना ही वो कुर्क कर सकती है ऐसी प्रॉपर्टी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेनेंट ने एक कर्ज लोन ले रखा है बैंक से और वो बैंक जो है उस उपज को बेचकर अपना लोन पूरा करना चाहता है, तो पहले उस उपज पर सबसे पहला हक होगा लैंड होल्डर का रेंट के लिए, तो सबसे पहले रेंट को चुकाना पड़ेगा। ये है सेक्शन 130। सेक्शन 131 भुगतान के संबंध में उपधारणा प्रिजम्पशन एज टू पेमेंट। ये सेक्शन प्रिजम्पशन की बात करता है कि यदि किसी टेनेंट पर कोई रेंट बकाया है और वो लैंड होल्डर को बकाया है और फिर उसको लैंड होल्डर को रेंट का भुगतान करता है, तो अब जो उसने पैसे दिए रेंट दिए उसका क्या होगा, मतलब उसको क्या माना जाएगा, उसकी प्रिजम्पशन की बात करती है। तो अगर कोई भी पेमेंट टेनेंट के द्वारा दिया जाता है तो इस प्रिज्यूम्ड टूवर्ड एरियर ऑफ रेंट, यानी उसको ये माना जाएगा किराए के मद के रूप में माना जाएगा, यानी ओन अकाउंट ऑफ रेंट, यही माना जाएगा कि वो किराए के लिए ही दिया गया है, अदरवाइज किसी और पर्पज़ के लिए नहीं है, जब तक कि जब तक कुछ प्रूव नहीं किया जाता कॉन्ट्रेरी। द प्रिजम्पशन स्टैंड्स इन द अब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन, जब तक कि ये साबित नहीं कर दिया जाता कि वो किसी और पर्पज़ के लिए रेंट दिया गया था। ये सेक्शन इसीलिए होता है ताकि टेनेंट को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके, और मतलब रेंट तो चुका दिया और बाद में लैंडलॉर्ड ये ना कह दे कि ये पैसा तो किसी और काम के लिए था, किराया तो अभी भी बाकी है। तो इस चीज़ के लिए, और यदि वो किराया किसी और पर्पज़ के लिए दिया जाता है तो लैंडलॉर्ड को ये साबित करना होगा कि वो किसी और पर्पज़ के लिए होगा। द लैंड होल्डर मस्ट प्रोवाइड एविडेंस टू अप्लाई द पेमेंट ऑफ टू नोन रेंट ड्यूज, कि वो जो बकाया राशि है उनके लिए नहीं था। सेक्शन 132 एप्लीकेशन ऑफ रेंट पेमेंट, लगान के भुगतान का नियोजन कैसे किया जाएगा। वही है, यदि किसी टेनेंट के ऊपर कोई रेंट बकाया है और वो रेंट टाइम बार्ड हो गया, यानी उसकी लिमिटेशन अब समाप्त हो गई, यानी वो अब इलीगल हो गया, अगर कोई वसूलता है तो उसको, यानी उसका अब रेंट नहीं लिया जा सकता। तो अगर ऐसा कोई रेंट है और वो टाइम बार्ड है, तो अब लैंडलॉर्ड के द्वारा वो नहीं वसूला जा सकता उस टाइम के लिए। तो नो अप्लीकेशन टू टाइम बार्ड एरियर्स वेयर एवर रिकवरी इज लीगली बार्ड, जहाँ पहले से कानून ने ही बार्ड कर दिया है तो अब वो उसके लिए रेंट नहीं ले सकता। दूसरा है, जहाँ टेनेंट ने खुद से बता दिया है, स्पेसिफिक बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो कौन से साल के लिए दे रहा है रेंट, किस इंस्टॉलमेंट के लिए दे रहा है, कौन सी होल्डिंग के लिए दे रहा है, तो लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी है कि वो उस ही ऑन अकाउंट ऑफ रेंट में इन्वॉल्व करे, उसको उसमें ही ऐड करे, किसी और में अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए टेनेंट ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं दिया, तो अब लैंडलॉर्ड की मर्जी है, वो जो सबसे पहले वाला बकाया है उसमें वो सबसे पहले अपना एरियर को काट सकता है, रेंट को काट सकता है। तो एप्लीकेशन मस्ट बी टू एरियर्स ओवर लेटर एरियर्स, यानी जो सबसे पहले का बकाया है उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब मान लीजिए दो उसने ले रखी है होल्डिंग और दोनों के लिए होल्डिंग के लिए सेम सेम डेट को ही रेंट देना है, तो अब ये डिस्क्रिएशन है लैंड होल्डर का कि वो कौन सी होल्डिंग के रेंट को इंक्लूड करेगा। सेक्शन 133 बात करता है मोड की कि किराया किस तरीके से चुकाया जा सकता है। तो कैश में चुकाया जा सकता है, मनी ऑर्डर के द्वारा भी चुकाया जा सकता है, और कोर्ट में भी किराया डिपॉजिट किया जा सकता है। कोर्ट में डिपॉजिट मोस्टली तब किया जाता है जब लैंडलॉर्ड रेंट लेने से इनकार कर देता है, और अगर किराया बकाया है तो स्पेशली उस पर मेंशन किया जाएगा कि इतने टाइम के लिए इतना किराया बकाया है। और मान लीजिए इसमें प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर लैंड होल्डर ने वो किराया ले लिया है यानी एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझा जाएगा कि उसने इस बात का एडमिशन कर लिया है कि वो रेंट पूरा है। मान लीजिए किसी कूपन पे ये लिखा है कि 2025 तक का पूरा रेंट दिया गया है, लेकिन लैंड होल्डर को ये लगता है कि रेंट अभी भी बकाया है, तो वो उसके लिए
कोर्ट में जा सकता है या वापस से टेनेंट को ये कह सकता है कि किराया, उसको एडमिशन नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक्सेप्ट करने को। और टेनेंट भी रिसिप्ट प्राप्त करने का इसमें हकदार होगा। सेक्शन 134 एक्नॉलेजमेंट की बात करता है अगर मनी ऑर्डर से पेमेंट किया गया है तब। तो अगर मनी ऑर्डर से पेमेंट किया गया है तो उसको वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में बिना किसी फॉर्मल प्रूफ के, और यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि ट्रू रिकॉर्ड है। यानी जैसे मनी ऑर्डर पहुंचता है तो एक्नॉलेजमेंट किया जाता है पेई के द्वारा, तो उसे कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा। और यदि लैंड होल्डर उसको स्वीकार नहीं करता है एंडोर्स, तो ऐसा एंडोर्स किया जाएगा कि रेफ्यूज़ कर दिया गया है। तो दोनों ही दशाओं में, जब उसने लैंड होल्डर ने एक्सेप्ट किया और इनकार किया, दोनों ही दिशाओं में जो रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट है उसको कोर्ट में एडमिसिबल माना गया है जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूफ ना कर दिया जाए। प्रिजम्पशन अनलेस कॉन्ट्रेरी टू प्रूफ, यही माना जाएगा कि वो सत्य है और सही किया गया है।